लास्ट क्लास में जो हमारी क्लास हमने ली थी पॉलिटी की, उसमें हम लोगों ने बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में पढ़ लिया था। हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेन सिलेबस पॉलिटी का, और अब वो टाइम आ गया है कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट ढंग से कर दें और अब आप टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ हद तक आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ लिया है ना। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अब ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, डेड पोर्शन वाला। रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो करंट अफेयर के साथ करेंगे, ठीक है स्नेहा। बाकी जो चीज़ बची हुई है वो करंट वाली बची हुई है, करंट के साथ। करंट की क्लासेस हम लोग 2.5 महीने करेंगे, तो जो भी चीज़ें छोटी हैं वो हम करंट में पढ़ेंगे। डेड पोर्शन वाला ज्योग्राफी हमने कर लिया है। डेड मतलब जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है, जो चेंज नहीं हो रहा होता है। जो चेंज वाला पार्ट है वो हम लोग कब करेंगे? करंट अफेयर के साथ। बहुत सारी चीज़ें होंगी वो रिपीट होंगी करंट अफेयर में, तो वो चीज़ें हम लोग वहाँ पे करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, जिसमें सबसे पहले आता है, वैसे तो बैकग्राउंड हिस्ट्री आती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम लोग कैसे आए। तो वो बहुत कॉमन है, वो हिस्ट्री में भी आता है और वो पॉलिटी के अंदर भी आता है। मैं आपको बर्बली अभी बता रहा हूँ कि वो कौन सा पार्ट है जिसे बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री क्या है? जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर, आपको ध्यान होगा बैटल ऑफ प्लासी अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो, ये टर्निंग पॉइंट है। किसी को ईयर याद है बैटल ऑफ प्लासी की? 1857। अरे भगवान, 1857 सच में? इतना पढ़ने के बाद बैटल ऑफ प्लासी, भैया एनसीईआरटी पढ़नी थी, ठीक है। 1757 याद करो, थोड़ा बहुत याद आ जाए तो, ठीक है। ये वो ईयर मान सकते हो जब टर्निंग पॉइंट आता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, और यहाँ से ब्रिटिशर्स अपना डोमिनियन इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। और सेकंड जो फाइट होगी वो होगी बैटल ऑफ बक्सर 1764। इन ईयर्स के बाद कुछ एरियाज ब्रिटिशर्स को मिल गए थे, जिसमें कोलिकाता, सुल्तानती है ना, चंद्रपुर, इस तरह के कुछ जगह थे जो उनके अंडर में आ गए थे। वास्को डी गामा इसके बाद ही आया था ना। हे भगवान, शिवम जी कैसे ऐसा संभव? कैसे? वास्को डी गामा ने तो इंडिया का रूट निकाला था, तो पहले आया होगा ना वास्को डी गामा तो। हाँ देखो वही बोल रहा हूँ 1498, ठीक है। वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम 1498, सेकंड टाइम 1502, ओके, 2 बार आया था वो। हाँ जी, ये तो बहुत पहले की बात है। वास्को डी गामा ने तो यूरोपियन लोगों के लिए इंडियन रूट को आइडेंटिफाई किया था, तो वो ब्रिटिशर से बहुत पहले, लगभग 250 साल पहले आया था वास्को डी गामा तो, ठीक है। देखिए अभी तो, जब 1764 में ब्रिटिशर्स को कुछ एरियाज मिल गए, तो अब वहां पे क्या है? रूल करना है। अब रूल करना है, अब ब्रिटिशर्स क्या है? आउटसाइडर्स हैं, जिसे हम लोग एलियंस भी बोल सकते हैं। एलियंस मतलब जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉसिबल चीज थी ब्रिटिशर्स के लिए कि इंडिया पर रूल कर पाए। और अगर रूल्स करना है इंडिया के ऊपर, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ नियम कायदे बनाने पड़ेंगे। और इसीलिए सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट से इन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई इंडिया के अंदर जितना एरिया इनके अंडर में होगा वहां पे कौन से रूल्स और रेगुलेशन काम करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, कि यहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप मान सकते हो कि लोगों के मन में एक सोच आई होगी कि नियम कायदे भी कोई चीज होती है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, फिर 1819 के एक्ट, ठीक है, 1833, बहुत सारे एक्ट हैं, ठीक है ना। देन 19
09 का एक्ट, 1919 का एक्ट, ये वो एक्ट हैं जो बैकग्राउंड में आपको हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेंगे और पॉलिटी के अंदर भी। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ये कुछ एक्ट हैं, ये बैकग्राउंड बनाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू ही जब ये बात बोली जाएगी कि इंडिया को कुछ टाइम के बाद यानी एक ऑफर दिया जाएगा जिसे बोलेंगे अगस्त ऑफर, ठीक है, अगस्त ऑफर 1940 में आएगा और यहाँ पे बोला जाएगा कि भाई डोमिनियन या इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। और तब जाके फाइनली क्या हो रहा है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है। और फिर इंडिया के लिए मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट किया गया। तो ये बैकग्राउंड हिस्ट्री थी जो अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं ना, ये क्योंकि आप हिस्ट्री में भी करोगे और अगर हिस्ट्री में मतलब कराया जा चुका है पहले ही, रिवाइज दोबारा करा देंगे, नहीं तो जब हम लोग करंट के साथ डील करेंगे तो ये वाले एक्ट ले लेंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीधे ही मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना स्टार्ट हुआ और कैसे बनाया गया, वो सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले लोगों के मन में यानी जो इंडियन पीपल थे उनके मन में ये फीलिंग आई कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और वो कौन से ईयर में आया, 1934 में। ये पहली बार आइडिया आया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या होनी चाहिए, एक, क्योंकि बनाएगा कौन, जो बनाएंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और ये फर्स्ट टाइम जिसने सोचा वो सोचने वाले इंसान है M.N. रॉय, M.N. रॉय, ठीक है। इन्होंने सबसे पहली बार ये आइडिया दिया कि भाई इंडिया के लिए एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उसे कौन बनाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। 1935 में, एक साल के बाद, ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी सही लग गई कि हाँ भाई बात बिल्कुल सही है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाए। और फिर इंडिया के लोगों ने, जो पॉलिटिशियन थे उस टाइम के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1938 में, ध्यान रखिएगा, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये बताया कि इंडिया के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा और वो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस से नहीं बनना चाहिए। यानी कौन बनाएगा, इंडियंस इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये किसने बोल दिया, जवाहरलाल नेहरू ने। नोट करेंगे, हर चीज लिखी नहीं जा सकती है ना, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जैसे भी आपको ठीक लगे। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने क्या बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस होना चाहिए कि कोई भी इसमें इंटरफियर नहीं करेगा। कोई भी मतलब आउटसाइडर्स, आउटसाइडर मतलब ब्रिटिशर्स। बात समझ में आ रही है। अभी कौन सा टाइम चल रहा है, 1938। फिर होगा ये कि 1938 के बाद एक ऑफर, जिसकी अभी हमने बात की थी, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात पे एग्री हो गई कि ठीक है आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन दे दी जाएगी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑफर दिया जिसे बोलते हैं अगस्त ऑफर। क्या दिया गया, अगस्त ऑफर। कब, 1940 के अंदर, ठीक है। और 1940 के अंदर अगस्त ऑफर दिया गया जिसमें डिमांड मान ली गई, ठीक है। कौन सी डिमांड मान ली गई, कि कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिएगा। उसके बाद अगला 1942 के अंदर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, आपने नाम भी सुना होगा, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रपोजल आया। कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत,
यस सर। गुड। तो नेक्स्ट लिखिए इसमें 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया, और 1942 का थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा हो तो डू एंड डाई क्विट इंडिया मूवमेंट इसी टाइम में आए थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया और इन्होंने क्या बोला था कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। पॉइंट ये था कि इंडिया के लिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया एंड पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी, और इसी वजह से मुस्लिम लीग ने, ध्यान रखिएगा, रिजेक्टेड बाई मुस्लिम लीग। क्रिप्स मिशन को इंडियंस तो मान गए थे, यानी जो हिंदू या फिर जो कांग्रेस ग्रुप था वो तो मान गया, बट किसने मना कर दिया? रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। तो पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन को किसने रिजेक्ट किया? तो क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट करने वाले लोग थे मुस्लिम लीग वाले ग्रुप के लोग। जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो अगला जो मिशन आया उसे बोला गया कैबिनेट मिशन। बिल्कुल होगी, हिंदी मीडियम की क्लास भी होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, अभी उसमें इंग्लिश मीडियम चल रहा है, ज्योग्राफी जैसे ही कंप्लीट होता है हिंदी मीडियम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के थ्रू ही इंडिया के लिए क्या स्टार्ट होगा बनना? एक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना, कोई पूछता है कि कौन से मिशन के थ्रू इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, वो कौन सा है? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन से इंडिया में क्या बन जाएगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कुल मिला के बात यह है कि एक ग्रुप बना दिया गया है जो इंडिया के लिए क्या बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा सेट, मतलब हमें क्लियर लगने लग गया है कि हो सकता है अब जल्दी ही इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिल सकती है। तो कैबिनेट मिशन के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद मेन काम क्या होगा? इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो नेक्स्ट साइड ना लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? सर। गुड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कुल मिला के ग्रुप, लोगों का ग्रुप जो क्या बनाएगा? हमारी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, यानी संविधान बनाएंगे, जो जिससे पूरी कंट्री रन होगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 में, कौन से ईयर में? 1946 में कॉन्स्टिट्यूटेड होगी, मतलब बनाई जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आपको किसी भी चीज का मीनिंग ना मालूम हो तो पूछ लीजिएगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। हाँ, बोल दीजिएगा जो भी चीज समझ में ना आ रही हो, क्योंकि कई बार हो सकता है, क्योंकि अब नए नए टर्म्स आएंगे ना। हाँ जी, पूछिए। मैं इसलिए पूछ रही थी ये कि हिंदी मीडियम की क्लास जैसे ज्योग्राफी में होता था ना, एक दिन हिंदी की एक दिन इंग्लिश की क्लास होती थी। तो आप पॉलिटी में आपने पिछली भी इंग्लिश की ली थी और आज भी इंग्लिश ही पढ़ा रहे हो। हाँ, क्योंकि ज्योग्राफी चल रहा है ना हिंदी मीडियम में भी। हिंदी मीडियम में आपने देखा होगा ज्योग्राफी के अंदर जितना लिखवा रहे हैं ना, उतना इंग्लिश मीडियम में नहीं लिखवाया था जी, है ना। तो हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी के अंदर डिटेल लिखवा रहे हैं, इसीलिए उसमें टाइम लग रहा है। जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट होगी वहां पे अपने आप हमारी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में ही छोड़ देंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में अलग तरीके से पढ़ाया था हमने कंटेंट ज्योग्राफी का, हिंदी में डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसीलिए तो बोला है सभी को कि हिंदी मीडियम की भी क्लास करे और इंग्लिश मीडियम की भी क्लास करे। ठीक है, बाकी सर मैं तो शुरू से ही दोनों ही कर रही हूँ, दोनों मीडियम। हाँ, गुड, बढ़िया है, आप दोनों करें और सभी के लिए करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। सभी लोग ही वहाँ भी हिंदी मीडियम में कराएंगे, बट ज्योग्राफी हिंदी मीडियम में कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा पॉलिटी। ओके, ठीक है। अब देखो 1946 में, और महीना कौन सा है? नवंबर। ठीक है, नवंबर मंथ में 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
बन गई। काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। ठीक है, हम उससे पहले इसका थोड़ा कंपोजिशन समझ लेते हैं कि इसमें कितने कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रहे होंगे। तो हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी कितने लोग कहां से कैसे चुने गए होंगे या फिर कहां से सिलेक्ट हुए होंगे वो लोग। तो सबसे पहले सोचा ये गया था कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर, अब ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो 389 होंगे। कितने होंगे, 389। इसमें से 389 में से 296 जो मेंबर्स होंगे वो होंगे ब्रिटिश इंडिया से। 296 कहां से होंगे, ब्रिटिश इंडिया से। ये आपको याद रखना है सब कुछ, ब्रिटिश इंडिया से। 296 हो गए ब्रिटिश इंडिया से। कितने बच गए, अब बच गए लगभग 93। ये जो 93 जो सीट्स होंगी उनमें जो लोग आएंगे वो आएंगे राजा महाराजाओं के अंपायर से, जिसे बोलते थे उस टाइम में प्रिंसली स्टेट्स। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ मेंबर, देखो याद भी कर लेना यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 389, 296 ब्रिटिश इंडिया से, देन 93 प्रिंसली स्टेट से। दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 389। अब आगे देखो, इस 296 में भी डिवीजन है, इस 296 में भी क्या है, डिवीजन है। 296 में से जो नंबर ऑफ मेंबर होंगे, ठीक है, 292, ये 292 मेंबर्स जो होंगे वो आएंगे। उस टाइम पूरी कंट्री को गवर्नर्स के अंडर में प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था। किस में डिवाइड किया हुआ था, गवर्नर्स के प्रोविंसेस के अंदर। तो इसमें से 11 प्रोविंसेस जो थी, 11 प्रोविंसेस, जैसे आज के टाइम में जो स्टेट है ना उस तरह से 11 प्रोविंसेस ऑफ गवर्नर्स। यहां से कितने लोग आएंगे, 292। अब सोचो टोटल मिलाके कितने थे, 296 कहां से आ गए, 11 गवर्नर्स के प्रोविंसेस से। बच कितने गए, 4। तो 4 जो मेंबर बच गए हैं, वो 4 जो मेंबर होंगे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आएंगे। वो कहां से आएंगे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। जैसे आज के टाइम में होता ना यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, वैसे उस टाइम में आप क्या बोल सकते हो, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ये बात समझ पा रहे हो। तो 296 का हिसाब किताब पूरा हो गया। अब जो बच गए हैं 93 स्टेट्स, वो क्या हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब ये होता था कि जहां पर राजा महाराजा रूल कर रहे हैं, और मोस्टली ये था, ये जो राजा महाराजा होंगे वो 1 मिलियन की पॉपुलेशन पर, 1 मिलियन, और 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख। ध्यान रखिएगा, 1 मिलियन पॉपुलेशन पर 1 मेंबर, 1 पर्सन को चूज करेंगे। ठीक है, ये पियर्सन लिख दिया मैंने, 1 पर्सन। कितने लोग चुने जाएंगे 10 मिलियन में, 1 मिलियन में एक इंसान। कौन चुनेगा, राजा। डन। और इस तरीके से जहां जहां भी 1 लाख मतलब 1 मिलियन नहीं 10 लाख की पॉपुलेशन होगी, वहां पे इंसानों को चुन लिया जाएगा। क्लियर। अब ऐसे समझो आप, जो सीट अलोकेटेड की गई थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर है ना, ब्रिटिश इंडिया में जो पर्सन होंगे वो सभी कम्युनिटी के सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी है। ठीक है, मतलब सभी रिलीजन के लोग। रिलीजन यहां पे मैटर नहीं करता था। अगेन मुस्लिम लीग के लोग भी होंगे यहाँ पे, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी होंगे, सभी लोग यहाँ पे आ रहे होंगे। और जो लोग ब्रिटिश इंडिया से चुने जाएंगे वो चुने जाएंगे वोटिंग के थ्रू। कैसे चुने जाएंगे ये लोग, वोटिंग के थ्रू।
और वोटिंग कैसी होगी? वोटिंग होगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक तरह के लोगों के थ्रू एक तरह का इंसान, यानी जैसे कि मान लो जाट है तो जाटों में से एक इंसान चुना जाएगा, गुजर में से एक इंसान चुना जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो उस तरह से वोटिंग होगी। अब वोटिंग कौन सी होगी? तो वोटिंग यहां पे समझिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कि अभी आज के टाइम में हमारी कंट्री में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है? हाँ जी, कहीं पर लगता है आपको है? सर रिजर्वेशन सर एसटी अच्छा, ओके, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में नहीं है ये वाला काम, ठीक है, लेकिन उस टाइम ये बोला गया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एक इंसान एक ही वोट देगा और वो किसके थ्रू हो रहा होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वोटिंग वहां पे कराई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। हमारी कंट्री में आज के टाइम में ये वाला वोटिंग सिस्टम नहीं है। प्रपोर्शन का मतलब होता है कि ऐसे मान लो अभी 545 मेंबर है ना लोकसभा के अंदर, तो वो ऐसे होते हैं कि मान लो हिंदू 20%, मतलब मान लो 40% है, तो 40% सीट्स किसके पास होती है? हिंदू के पास होती है 545 की। फिर मान लो कि मुस्लिम 20% है, तो 20% 545 में से कौन होते हैं? मुस्लिम होते हैं। फिर मान लो जैन लोग 10% हैं, तो 10% वोट या फिर जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? जैन होते हैं। ऐसे सिख मान लो 10% है, तो 10% सीट सिख के पास होती है, इस तरीके से होता। तो ऐसा तो हमारी कंट्री में है नहीं, आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोग अकॉर्डिंग टू कास्ट या रिलीजन सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो हमारी कंट्री में ये वाला सिस्टम नहीं है। ओके, क्या समझ में आ गई? तो इस तरीके से अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि क्या हमारी कंट्री की के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला ग्रुप था, जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल रहे हैं, क्या वो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड है या फिर नहीं? क्या लगता है आप लोगों को? हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड है या नहीं? मतलब थी? नहीं है सर। नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो प्रिंसली स्टेट वाला बताया ना मैंने कि प्रिंसली स्टेट में राजा डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? किंग। किंग डिसाइड करने का मतलब भी क्या हुआ? वोटिंग नहीं होगी यहाँ पे। किंग डिसाइड करने का मतलब क्या हुआ? वोटिंग नहीं होगी। तो लिख लो, एंड में नोट डाल के लिख लो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was to be constituent assembly was to be a partially elected and partly nominated body। पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो सारे लोग इलेक्शंस के थ्रू आए थे और ना ही सारे के सारे लोग मतलब नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड मतलब जिसके लिए वोटिंग नहीं हुई हो। इसका मतलब ये निकल के आता है कि कुछ लोगों के लिए वोटिंग हुई और कुछ लोगों के लिए वोटिंग नहीं हुई। और हमने समझ लिया किन लोगों के लिए वोटिंग हुई और किन लोगों के लिए वोटिंग नहीं हुई। जो लोग कहाँ से बिलोंग करते थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस से, उनके लिए वोटिंग हुई। और जो लोग बिलोंग करते हैं प्रिंसली स्टेट से, उनके लिए वोटिंग नहीं हुई। ठीक है, अब आगे जाके इसमें ये देखने को मिलेगा कि जो टोटल मिला के जो 296 सीट्स थी, इसमें कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग जीतेंगे और कुछ मुस्लिम लीग के लोग जीतेंगे। ठीक है ना? तो इनके लिए जुलाई और अगस्त में जब सीट अलॉटेड की गई, तो जब वोटिंग की गई, प्रिंसली स्टेट्स की बात कर, वो नॉर्मल स्टेट की बात कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स की बात नहीं हो रही है। ये जो नॉर्मल था ना 296, वोटिंग हुई तो 208 नंबर ऑफ मेंबर्स जो जीते, वो जीते इंडियन नेशनल कांग्रेस के। रिमेनिंग कितनी बच गई? 70, रिमेनिंग कुछ और बचेंगी, जिसमें से 73
सीट्स जीती मुस्लिम लीग ने। 73 सीट कौन जीत रहा है? मुस्लिम लीग। एंड कितनी सीट बच गई अभी? 15 सीट्स, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट डिफरेंट लोगों ने जीत लिया, डिफरेंट ग्रुप्स, और ये इंडिपेंडेंट है। ये ना तो मुस्लिम लीग के साथ है और ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ है। तो क्या ये डिवीजन समझ में आ गया आप लोगों को? इनको आप ऐड करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि पूरा का पूरा एडिशन कितना आ रहा है हमारा, 296। डन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सर हाँ जी बोले। सर वो अगस्त ऑफर एक बार बताना। अगस्त ऑफर के अंदर हुआ ये था, बोला ये गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए कंट्री के लिए एक ही। और यहाँ पे इस चीज से मुस्लिम लीग डिसएग्री कर गया था कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें तो इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है अपना। तो इसीलिए अगस्त ऑफर फेल हो गया था। बस बातचीत की बात थी कि बातचीत प्रॉपर बनी नहीं। अभी भी ये हो रहा है कि कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही बन रहा है, बट अभी मुस्लिम लीग साथ में है, लेकिन कुछ टाइम तक ही साथ में है, एंड तक साथ में नहीं रहेगी। ठीक है, तो फाइनली 296 नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें से जुड़ गए, है ना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बन गई। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो फिर मीटिंग होगी, इनकी मीटिंग होगी। तो अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हिंट डालिए, वर्किंग, कैसे ये काम करेंगे। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम किस तरीके से स्टार्ट होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई, पहली मीटिंग, क्योंकि जब लोग चुन लिए गए हैं तो मीटिंग भी होगी, मीटिंग होगी तो फिर काम किया जाएगा। तो पहली मीटिंग जो हुई वो हुई है 9 दिसंबर 1946 को। 1946। अब जब पहली मीटिंग हुई है तो किसी ना किसी को चेयरमैन बनाना पड़ेगा, हेड बनाना पड़ेगा, है ना, मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो ये फर्स्ट मीटिंग है, और जब फर्स्ट मीटिंग ही है तो चेयरमैन कैसे बनाया जाएगा। तो उस टाइम ये सोचा गया कि जो सबसे ज्यादा एजेड है उस इंसान को क्या बना दिया जाए, चेयरमैन बना दिया जाए। तो एजेड ऑन द बेसिस ऑफ एज के बेसिस पर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कोई और क्राइटेरिया नहीं था, सिर्फ एज के बेसिस पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद ठीक है, सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक ही मीटिंग के लिए बनाए गए थे। और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि भाई सबसे एजेड इंसान को क्या बना दिया जाए, प्रेसिडेंट बना दिया जाए। ये था फ्रेंच पीपल का तरीका। तो फ्रेंच, मैं ब्रैकेट में ले देता हूं, फ्रेंच कॉन्सेप्ट, कि फ्रांस में ऐसा होता था जब भी कोई मीटिंग करते थे तो जो सबसे एजेड इंसान होगा उसको उस मीटिंग का चेयरमैन बना दिया जाया करता था। फिर सेकंड मीटिंग कब हुई, इसके 2 दिन के बाद ही सेकंड मीटिंग हो जाती है। इसका मतलब कब होगी सेकंड मीटिंग, 11 दिसंबर को होगी। और फिर फाइनली एक मीटिंग होगी जिसकी हम बात करेंगे 13 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि पहली मीटिंग हो गई, फिर बाद की मीटिंगों के लिए जो प्रेसिडेंट बनेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लिख लो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही वो इंसान होंगे जो इंडिया इंडिपेंडेंट होगी तो पहले प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं इनके अलावा तो वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है ना। प्रेसिडेंट के अलावा क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, बस नाम आप ध्यान रखिए। प्रेसिडेंट के अलावा तो वाइस प्रेसिडेंट भी थे जिनका नाम था H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। दोबारा बोलता हूँ, दो वाइस प्रेसिडेंट भी थे, H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णामाचारी। ये दो लोग थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब हुआ क्या, जवाहरलाल नेहरू आपको मालूम ही होगा थोड़े से सोशलिस्ट टाइप के लीडर थे और जो चाह रहे थे कि दुनिया में सभी लोग उनके साथ उनकी जैसा काम करें, है ना। तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू का एक ड्रीम था, एक सपना था कि कैसी कंट्री बनाएंगे। को उस कंट्री के लिए उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया। तो ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं उसको बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मोटिव क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर, ठीक है, 1946 को दिया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। लिख लो इसको। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दे दिया कि भैया, और ऑब्जेक्टिव में क्या है बस बता देता हूं मैं आपको, कि ऐसा कंट्री बनाना जिसमें कोई भेदभाव ना हो, सभी को सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी दी जाएगी, कंट्री सभी को साथ में लेके आगे बढ़ेगा, है ना। कंट्री के अंदर कोई भी रिलीजियस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। कंट्री को रिपब्लिक बनाया जाएगा, इंडिपेंडेंट होगी कंट्री। यहाँ ये कंट्री अपने डिसीजन खुद लेगी बिना किसी दूसरी कंट्री के इंटरफियर के। वो सारी बातें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कही गई थी। अब वो पढ़ सकते हो आप, बुक पढ़ोगे तो मिल जाएगा। बस बेसिक यही था कि ये सब कुछ जैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम डिसीजन खुद लेंगे, हमारा कंट्री का हेड हेरिडिटरी नहीं होगा। हेरिडिटरी मतलब ऐसा नहीं कि पापा बन गए फिर उसका बेटा बन गया फिर उसका बेटा बन गया कंट्री का प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं होगा, है ना। हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाएंगे। ये कुछ बातें उसमें बोली गई थी। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को दिया, और फिर क्या होता है ना, ऐसे कोई रिजोल्यूशन दिया फिर उसका अप्रूव होना भी जरूरी होता है। अप्रूव होने का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं उस मीटिंग में या फिर उस ग्रुप में वो उसको पास करते हैं, बोले हाँ हम इसको वोट देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया गया उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया। ध्यान रखिएगा, दिया गया था 13 दिसंबर 1946 और इसको अडॉप्ट कब किया, यानी मान कब लिया इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब इसके बाद एक एक्ट आएगा जिसे हम समझ रहे होते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसमें होगा ये कि इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि हाँ आगे जाके अब इंडिया क्या बन जाएगी, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, फिर इसके आगे लिखो अगला,
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, यानी ब्रिटिशर्स ने ही एक एक्ट बनाया और उस एक्ट में ये बोला गया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस इस दिन दे दी जाएगी। और ये एक्ट कब बना? 1947 में। और इसमें ये बोल दिया गया कि ठीक है, अब से इंडिया के अंदर जो रूल होगा वो किसका स्टार्ट हो जाएगा? इंडियन पीपल का। अब यहाँ पे एक प्लान आएगा, जिस प्लान के वजह से ही या फिर जिस प्लान के द्वारा भी इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट कंट्री बनेंगे, उसे बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान, जो कि लॉर्ड लुई माउंटबेटन लेकर आए थे, और इसे पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। और ये प्लान आया था 3 जून 1947। और इसमें ये बोल दिया गया था कि अब इंडिया को, या फिर उस टाइम की जो ब्रिटिश जो जिस पे रूल कर रहे थे इंडियन के ऊपर, दो इंडिपेंडेंट कंट्री बनेंगी, इंडिया एंड पाकिस्तान। और इससे अब होगा क्या कि भाई जो लोग पाकिस्तान वाले ग्रुप में जाएंगे वो किससे अलग हो जाएंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वो लोग अलग हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे पहले, याद करो, ऊपर ऊपर कराया था मैंने। टोटल नंबर ऑफ मेंबर 389। वो जो 389 थे वो लोग अब कम होके बचेंगे कितने? कुछ आइडिया है किसी को? नो आइडिया। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहले 389, जब ये रूल आ गया, मतलब इंडिपेंडेंस की बात कर दी गई, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस होके बचे कितने? 299। ठीक है। फिर इंडियन प्रोविंसेस के जो लोग थे वो 296 से भी और कम हो गए, और ये कितने बचे? 296। फिर इस 296 में लगभग 229 तो नॉर्मल, जहां पे INC थी वहां से लोग थे, और अभी भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी जहां से कितने लोग आएंगे? लगभग, ऐड करके देखो कितना बचेगा। 74 के आसपास। लेकिन जो नंबर ऑफ मेंबर आए प्रिंसली स्टेट से वो आए कितने? 70 के आसपास। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि घटते घटते नंबर काफी कम हो गया था, है ना। इन दोनों को, मतलब एक्चुअल नंबर 296 था, बट इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा आपका? 299। बात समझ में आई कुछ? आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग के लोगों के अलग हो जाने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग कितने बचे? 299। डन? हाँ जी, यस और नो? यस सर। अब देखिए, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो उसने कुछ काम किए। कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना है ही, वो तो उनका मेन काम है। उसके अलावा और क्या काम किए, तो ये कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी, है ना, ये कि क्या क्या काम किए। एक तो काम पहला ये हुआ कि इंडिया के लिए एक नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। कब किया गया? 22 जुलाई 1947। यानी कंट्री के लिए एक नेशनल फ्लैग डिसाइड कर लिया गया। किस दिन? 22 जुलाई 1947। पहली चीज।
दूसरी चीज कि इंडिया मेंबर होगा कॉमनवेल्थ का, उस मेंबरशिप को रेक्टिफाई बोल देगा कि सही है हम लोग मेंबर रहेंगे, ठीक है, मेंबरशिप रेक्टिफाइड, मतलब उन्होंने बोल दिया कि हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं, हम अभी भी मेंबर रहेंगे कॉमनवेल्थ के। मेंबरशिप रेक्टिफाइड ऑफ कॉमनवेल्थ, जो आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ना, वही ग्रुप, ठीक है, कॉमनवेल्थ के मेंबर रहेंगे हम लोग, ये डिसाइड किया गया मई 1949 में। पहले इंडिया के लिए एक फ्लैग बना लिया गया, ठीक है, देन कॉमनवेल्थ के मेंबर रहेंगे, ये रेक्टिफाई कर दिया कब, मई 1949 में। फिर कंट्री के लिए एक नेशनल एंथम होगा, ठीक है, नेशनल एंथम होगा, ये डिसाइड किया गया 24 जनवरी 1950। तो डिसाइड किया गया का मतलब ये होता है कि इस दिन से ये लागू हो गया है ना, डिसाइड तो बहुत लंबे टाइम में किया गया होगा, बट इस दिन से ये चीज लागू कर दी गई। ऐसे ही कंट्री के लिए एक नेशनल सॉन्ग होगा। कितने लोगों को मालूम है नेशनल सॉन्ग कौन सा है और नेशनल एंथम कौन सा है? नेशनल एंथम जन गण मन और नेशनल सॉन्ग नहीं पता, वंदे मातरम। अरे भैया यूपीएससी की तैयारी करने आ गए हो, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग में कलर्स, इंडिया की कैपिटल, उसके स्टेट्स, है ना, स्टेट बर्ड, नेशनल एनिमल, ये आने चाहिए। पहली, दूसरी, पांचवी, छठी क्लास में पढ़ लेते हैं बच्चे। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग नहीं मालूम, कैसे काम चलेगा? सॉन्ग वंदे मातरम है। हाँ जी, गुड, ठीक है। तो एक हो गया नेशनल एंथम, दूसरा हो गया नेशनल सॉन्ग, और साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 को ही इंडियन प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया। कौन से डेट को प्रेसिडेंट इलेक्टेड? 24 जनवरी, मतलब जैन 1950। क्लियर? ये आपको याद रखने हैं कि हमारी कौन कौन सी चीजें कौन कौन से दिन डिसाइड की गई। तो ये हो गया एक। तो फिर जैसे कि हमने बात की थी, कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने सेशंस मीटिंग की, ठीक है, तो वो कुछ फैक्ट हम समझेंगे यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एक सेकेंड में रेड से लिख देता हूं, देखिएगा अभी। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसी कुछ फैक्ट्स है, मतलब कुछ चीजें आपको याद रखनी है। वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं वो आप देखिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुल मिला के 11 सेशंस किए। 11 सेशन, ध्यान रखना, एक सेशन एक दिन का नहीं होता है, ये आप लोगों को मालूम भी होगा। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितने सेशन लगाए? 11 सेशन। टाइम कितना लगा? टाइम तो ये हमने लास्ट आई थिंक क्लास में ही बताया था मैंने आपको, 2 years 11 months and 18 days। इनको याद कर लीजिएगा बार बार, 2 years 11 months and 18 days। लास्ट मैंने बताया था आपको कि लगभग 20, वो मैंने ऐसे ही रफली बोला था आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर हम ऑफिशियली बात करें, जो हमारे
पुराने लोग बोलते हैं, जो लिखा हुआ है वो ये है कि हमारी कंट्री के ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे ना, उन्होंने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू किया था, मतलब पढ़ा था। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस में लिया इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन रीड आउट पढ़े गए। लेकिन ध्यान रखना, मोस्टली हमने 15-20 कंट्री से ज़्यादातर चीज़ें ली हैं, बट 60 कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था, ठीक है। और काफ़ी लंबा टाइम, 100-150 दिन इनको पढ़ने में बिताया था। पूरा मिला के जो खर्चा इस पर आया, जो एक्सपेंडिचर हुआ मनी का, वो था लगभग 64 लाख। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आप सोचो कि 1947 में ये खर्चा है 64 लाख रुपीस का, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो आज के टाइम में सोचो कितना रुपया होगा ये, सोच पा रहा है कोई? जैसे आप है ना गूगल करके देखो कि 1950 में गोल्ड की प्राइसेस क्या थी, करो गूगल एक बार, गोल्ड प्राइस ड्यूरिंग 1950s। हाँ जी, कोई कर रहा है? अरे किसी ने गूगल किया कि नहीं किया? सर ₹88। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये टाइम कब है, ये खर्चा कब हुआ था मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 1950 के अंदर, है ना, 1950। और ये 1950 64 लाख को कम मत मानो आप, कितना है अगर मैं बताऊं, इस टाइम जो गोल्ड की प्राइस है ना वो 88 रुपए है 10 ग्राम। आज की डेट में क्या गोल्ड प्राइस है, किसी को आइडिया है? 18,000 से ऊपर है जी, 18,000 से ऊपर है। So 60,000 to 10 to 12 grams. हाँ, मतलब अगर आज हम अगर बात करते हैं तो गोल्ड की प्राइस, ठीक है, वैसे तो करीब हो सकता है 52-53 मतलब 53,000 रुपये होगा। मैं रफली ले लेता हूँ यहाँ पे, मतलब मैं चलो एग्जैक्टली लेते हैं 53,000 रुपये 10 ग्राम का। अब आप सोचो कि उस टाइम जब गोल्ड 10 ग्राम आ रहा था 88 रुपए का, उस टाइम 64 लाख रुपए खर्च कर दिए। मतलब अगर आपको कंपैरिजन करना है तो इसको पूरा 100 रुपए मान लो आप, 88 रुपये को क्या मान लो, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं आपको, वो समझिएगा कि मैंने इसको 100 रुपये मान लिया। तो अभी कितना मिल रहा है, 53,000 का मिल रहा है। मतलब तब से अभी कितने टाइम्स हो गया मनी, तो ऐसे निकाल सकते हो, 53,000 ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो 100। ये काटोगे तो कितना हो जाएगा, 530 गुना। कितना गुना हो गया, 530 टाइम्स। अब आप सोचो 64 लाख को 530 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या करना है आपको, 64 लाख को क्या करो आप, मल्टीप्लाई करो 530 से, तो पता है अमाउंट कितना निकल के आएगा। मैं बता देता हूं आपको, जिससे कि आपको एक थोड़ा सा समझ में भी आएगा चीजों का बारे में। इतना रुपया होगा, कितना हो गया ये देखो, देखो काउंट करो, इकाई, धाई, सैकड़ा यानी यूनिट, 10,000, ठीक है, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 3 अरब 39 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि अमाउंट बहुत बड़ा है ना, इतना लंबा टाइम स्पेंड किया इसको बनाने में, बहुत बड़ा अमाउंट है। हालांकि ये एग्जाम में लिखना नहीं है, बट आपको समझने, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूँ आपको कि कितना रुपए खर्च हुआ। कई बार क्या होता है, 64 लाख लोग सुन के बोलते हैं बस इतना सा खर्चा हुआ, इतना नहीं, 3 अरब रुपए खर्च हो गए, 3 अरब 39 करोड़ आज के टाइम में।
और तब जाके फाइनली हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। और जो फाइनल सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो हुआ 24 जनवरी 1950। और आपको ऊपर अब समझ में भी आ रहा होगा कि क्यों तीन चीजें कौन कौन सी, ये वाली नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, प्रेसिडेंट 24 जनवरी 1950 को इलेक्ट किए गए। क्यों चूज किए गए? क्योंकि फाइनल मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कब? 24 जनवरी 1950 को। और देन फाइनली हमने 26 जनवरी 1950 को तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। देन अगला क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट इलेक्शन कब हुए? 1951-52 में। ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन गया था, उसके बाद फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे 1951-52 में। डन? यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट यहां तक? हाँ जी, समझ में आ पा रहा है? गुड। अब देखो हुआ क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब ये बन गया तो उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारी कमिटीज भी थी, डिफरेंट कमिटीज थी, है ना। कमिटीज यानी ग्रुप जो अलग अलग पॉइंटों को देखेंगे। तो हम लोग कुछ 2-3 कमिटीज के बारे में समझेंगे। तो लिखिए इंपॉर्टेंट कमिटीज। इम्पोर्टेंट तो होने को तो इम्पोर्टेंट सभी है, बट उसमें से भी जो बड़ी बड़ी कमिटीज हैं उन्हें हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट कमिटीज। तो वो कौन कौन सी कमिटीज हैं वो देखिए आप, इम्पोर्टेंट कमिटीज, ठीक है। कौन कौन सी हैं ये कमिटीज? आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है, कमिटी का नेम और उसका प्रेसिडेंट कौन है। क्या क्या याद रखना है आपको? कमिटी का नेम एंड उसका प्रेसिडेंट कौन है। तो पहली कमिटी जो थी यूनियन पावर्स कमिटी। और ध्यान रखना जहां पर भी यूनियन वर्ड आ जाए, मोस्टली उन कमिटी का हेड या जो प्रेसिडेंट था वो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जहां पर भी आपको दिख जाए यूनियन जैसा टर्म तो वहां पे कौन आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो पहली हो गई यूनियन पावर्स कमिटी। दूसरी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। अब ध्यान रखना, कई लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे B.R. अम्बेडकर याद आ रहे होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन है, ठीक है। किसके कमिटी के चेयरमैन है? ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, ओके, जवाहरलाल नेहरू हो गए। फिर नेक्स्ट थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। प्रोविंसेस की कमिटी, अलग अलग प्रोविंसेस का, तो इसे बोलते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। इसमें कौन कौन आएंगे? सरदार पटेल। मेन कौन है? सरदार पटेल। तो जहां पे भी प्रोविंसेस दिख जाए वहां पे कौन हो जाएगा? सरदार पटेल। देन है ड्राफ्टिंग कमिटी। और ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन है? वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारी कमिटीज होंगी। ड्राफ्टिंग के बाद एडवाइजरी कमिटी हो सकती है, फंडामेंटल राइट कमिटी, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी, स्टेट कमिटी। वो बहुत सारी कमिटी है। आप कोई भी NCERT या बुक पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत तो वहां पर आपको ये मिल जाएंगी।
ये इंपॉर्टेंट है, पर उसके अलावा बहुत सारी छोटी कमेटी भी हैं, छोटी मोटी कमेटी भी हैं जिनके बारे में दिया गया होगा। आपको ये ध्यान रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन B.R. अम्बेडकर, यूनियन पावर्स यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कमेटी सरदार पटेल। रिमेनिंग कमिटीज आपको बुक में गिवन होंगी, आपको उनके चेयरमैन के नाम याद करने हैं। जितने भी नाम आप याद कर लें वो आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट जहाँ पे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटीज पढ़ ली, कैसे बनाया गया वो पढ़ लिया। ठीक है, अगला जो है इनेक्टमेंट कैसे होगा, इनेक्ट, ठीक है, एनफोर्समेंट कब हुआ, वो सारी बातें तो वो हम आज नहीं कर रहे हैं, हम इतना ही करेंगे क्योंकि अगला टॉपिक अगेन बड़ा है और वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों को NCERT एंड बुक पढ़नी है। एंड सेकंड थिंग ये भी है कि जैसे हमने बात की थी अभी शुरुआत में कि हमने काफ़ी पार्ट पढ़ लिया है, तो अगर आप लोग टेस्ट सीरीज चाहते हैं, बाकी लोग जैसे 2 लोग तो हमारे पास हैं ही, उनके अलावा अगर बाकी लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो वो लोग टेस्ट वाला ज्वाइन कर सकते हैं। और वो मैं बता दूं, टेस्ट मेरे अंडर में नहीं आते हैं, वो पेड हैं। अगर आप करना चाहोगे तो मंथली 3 टेस्ट होंगे। टेस्ट कोई अलग ग्रुप होगा, वो ऑनलाइन कंडक्ट कराएगा, मतलब लिंक मेरी ही थ्रू आएगा, लेकिन उसका डिस्कशन हम लोग क्लास में कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उन लोगों के लिए वहाँ पे टेस्ट असाइन करवा दूंगा। ठीक है, बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।